विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के प्रांगण में हम सब उपस्थित हैं। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। शिक्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण आधार है जो मानव के जीवन को पूर्णतया नियंत्रित करता है, प्रेरित करता है और एक तरीके से मानव मात्र के भविष्य का निर्माता भी है। शिक्षक के लिए गुरु शब्द और उससे भी यदि हम पूर्व में जाएं तो ऋषि शब्द बहुत प्रचलित रहे हैं। ऋषि परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसका वेदों में पर्याप्त उल्लेख हुआ है और ऋषि परंपरा से ही हमारा ज्ञान प्रसृत हुआ। गुरु शिष्य की परंपरा चली। यद्यपि गुरु शब्द का जो प्रयोग है वो ऋषियों के समय में भी था, जैसा कि हमें वैदिक वाङ्मय के प्रवर्ती ग्रंथों में मिलता है। गुरु शब्द अत्यंत व्यापक शब्द है। ऋषि शब्द भी उसी तरह से अपने व्यापक अर्थ को लिए हुए हैं। ऋषि शब्द सक्रियता का वाचक था। ऋषि स्वयं सक्रिय रहते थे, ज्ञान प्रदान करने में उनकी सक्रियता थी। किसी प्रकार का उनको कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लोभ नहीं था। निस्वार्थ भाव से वो सामान्य जन को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उन ऋषियों की जो परंपरा थी उसको कुल संज्ञा दी गई थी। ऋषि कुल का प्रचलन था। ऋषि तपोवन में रहते थे और त्याग एवं तपस्या उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार था। समय के परिवर्तन के साथ परंपरा में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे परिवर्तनों का एक क्रम चलता रहता है। जब शिक्षा का व्यापक प्रसार हो गया ऋषियों के माध्यम से और ऋषियों ने जो शिक्षा दी वह शिक्षा श्रुति कहलाई। लेकिन श्रुति शब्द के बारे में भी कई भ्रांतियाँ हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा परंपरा थी केवल श्रुति इसके माध्यम से ही चलती थी, ऐसा अर्थ ले लिया गया। लेकिन ये भ्रामक अर्थ है। वैदिक काल में भी अध्यापन भी होता था, लेखन भी होता था, पठन भी होता था और लिपि भी थी। ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में केवल श्रुति के आधार पर ही परंपरा चली, क्योंकि श्रुति उसके लिए था जो संस्कारों से विहीन वर्ग था और जो द्विजाति नहीं था, उसके लिए श्रुति अनिवार्य थी। और इस अनिवार्यता का पालन करने के लिए श्रुति यानी सुनकर के उस ज्ञान का प्रसार किया जाता था। अतः उस ज्ञान को श्रुति संज्ञा प्राप्त हो गई। लेकिन श्रुति संज्ञा प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि उस समय में पठन परंपरा नहीं थी या पाठन परंपरा नहीं थी या लेखन परंपरा नहीं थी। बाद में गुरु परंपरा चली और गुरु शिष्य परंपरा बहुत सुंदर रूप में हमारे यहाँ प्रवर्तित रही। गुरु का तात्पर्य था शिक्षा देने के साथ साथ उसको दीक्षा प्रदान करना, अर्थात उसे एक कार्य विशेष में निपुण करना जिससे वो आगे स्वयं सफल हो सके और अपनी जो शिष्य श्रेणी है उसको सफल बनाने के लिए अपने व्यापक प्रयास कर सके। इस गुरु शिष्य परंपरा का जो आधायक पर्व था वो हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा रहा और गुरु पूर्णिमा को प्रायः यह परंपरा थी कि शिक्षा का आरंभ किया जाए।
अधिकतर वेदारंभ संस्कार जिसे कहा गया है वो गुरु पूर्णिमा से ही किया जाता था। बाद में श्रुति के बाद में अन्य जो उसके उपांग रूप में अनेक शास्त्रों का संवर्धन हुआ और उनमें मंत्र शास्त्र तथा तंत्र शास्त्र में व्यापक प्रगति हुई। और जब मंत्र शास्त्र का प्रवर्तन हुआ तो उन्होंने मंत्रों की एक दीक्षा का क्रम प्रारंभ किया और यह दीक्षा प्रायः श्रावण मास की पूर्णिमा को दी जाती थी। जिसे हमारे अभी रक्षाबंधन का पर्व गया ही है और जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है, और रक्षाबंधन वाली परंपरा तो बाद में चली है, लेकिन इसमें रक्षा शब्द जो है वो बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत गंभीर शब्द है, क्योंकि गुरु मंत्र देने से पूर्व, उसे दीक्षित करने से पूर्व और दीक्षित करने के साथ ही जब सबसे पहले मंत्र जो प्रदान करता था तो वो मंत्र होता था आत्मरक्षा का, इसलिए उसको क्या है कि रक्षा से जोड़ा गया। बाद में रक्षा सूत्र की परंपरा चल गई, लेकिन उसको अपनी रक्षा के लिए कि मंत्र से वो स्वयं अपनी रक्षा करे, क्योंकि मंत्र एक ऐसा हथियार है जिसका यदि दुरुपयोग हो गया तो स्वयं का विनाश हो सकता है, इसलिए रक्षा की अत्यंत आवश्यकता थी। इसलिए रक्षाबंधन यानी श्रावणी पूर्णिमा को दीक्षा का जो दिवस होता था मंत्र दीक्षा के अंतर्गत, उससे ये परंपरा प्रारंभ हुई और ये श्रेष्ठ परंपरा भी थी, क्योंकि इसमें गुरु शिष्य का हित देखता है और गुरु शिष्य का हित हमेशा ही चाहता है, क्योंकि शिष्य को वो पुत्रवत समझता है। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति का अपने वंश को चलाने वाला पुत्र होता है, उसी प्रकार से विद्या वंश को चलाने वाला शिष्य होता है। इसलिए गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करता था और पुत्रवत उसका पालन करता था, शिक्षा उसे प्रदान करता था, ताकि उसकी परंपरा भविष्य में दीर्घ काल तक व्यापक रहे। इस प्रकार जो गुरु शिष्य का संबंध था वो अत्यंत मधुर था और यह केवल कहने वाली बात नहीं है। आचार्य पाणिनि ने भी इसका प्रमाण दिया है। वंशी व सूत्र में उसने लिखा है कि वंश जो है वो दो से चलता था, विद्या जन्मना से, विद्या से भी वंश चलता था और जन्म से भी वंश चलता था। वहाँ पर भाष्यकार ने क्या है कि विद्या को प्राथमिकता दी है, विद्या वंश को प्राथमिकता दी है। क्यों? क्योंकि विद्या वंश कभी समाप्त नहीं हो सकता, जबकि जन्म से जो वंश चलता है वो कहीं पर भी जाकर के समाप्त हो सकता है। अतः विद्या वंश को प्राथमिकता दी गई और गुरु शिष्य का जो संबंध है वो एक आदर्श संबंध के रूप में हमारे यहाँ प्रचलित था। आज गुरु शिष्य परंपरा का जैसे जैसे ह्रास हुआ उसके बाद में, और उसका एक कारण भी रहा है कि हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, तो उनके जो कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी रहे। कुछ ने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का भी प्रयास किया, हमारे ग्रंथों को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया। तो उसके कारण हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा जो थी वो विच्छिन्न हो गई। लेकिन शिक्षा में जो प्रगति हुई वो आगे चल कर के ब्रिटिश काल में जो शिक्षणालय खोले गए उनके माध्यम से आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तन हुआ और शिक्षकों का एक स्वरूप बदल गया। जो गुरु का स्वरूप था वो बदल करके शिक्षक के रूप में उपस्थापित हो गया। यह शिक्षा आज भी चल रही है और इस शिक्षा का जो स्वरूप है वो कुछ नवीनता लिए हुए है, लेकिन इसमें भारतीयता की जो न्यूनता है वो अखरती है और आज भी इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकारें भी बहुत प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति अभी उसके अंतर्गत भी कई परिवर्तन हुए हैं, जिनसे संभव है कि शिक्षकों का और शिष्यों का दोनों का ही कल्याण होगा। छात्र भी उन्नति प्राप्त कर सकेंगे, शिक्षक भी उन्नति प्राप्त करेंगे और लक्ष्य तो ये है कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरुत्व को प्राप्त कर सकेगा। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इस
गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए हम जो भी शिक्षक हैं वो इस ओर अग्रसर होवें कि हम अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकें तथा जो छात्र वर्ग है वह भी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए उद्यत हो। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको शिक्षक दिवस के इस अवसर पर बधाई देता हूँ।